गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है। मेहनत करनी है ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये ठीक। दूसरी बात इसको इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, वाट एवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं उन बच्चों के लिए, ठीक है। वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको, या फिर भी ना करे तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर। आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया। पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं खुद मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहेगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या एक दो दिन के लिए तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट। आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा को आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस, कहाँ गया, देखिए यहाँ थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिसप्रिंट हुआ है, क्या है, इन सो फराइज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल। प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल होगा यहाँ इसके जरिए जो है, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वाइड। इसका मतलब समझो, कोई भी कानून जो संविधान जब इन्फोर्स हुआ उससे पहले से भी अगर है कोई कानून, अगर उसका हमारा फंडामेंटल राइट के साथ अगर तालमेल नहीं है, इसके अनुरूप नहीं है, तो ऐसा कानून है जो क्या माना जाएगा, ऐसे कानून को नल एंड वाइड माना जाएगा। तो सच इनकंसिस्टेंसी बी वाइड, ऐसे कानून में तालमेल नहीं है। तो ये कानून, जो भी कानून अभी चल रहे हैं, ठीक है,
और हमने अभी संविधान बनाया, तो ऐसा जो भी पहले से कानून चल रहा है अगर फंडामेंटल राइट के साथ उसका तालमेल नहीं है, इसके विपरीत है, तो ये कानून, ये ऐसे लॉ वाइड होंगे, खत्म रहेंगे, इसको खत्म माना जाएगा। ठीक है, ये इन्फोर्स नहीं हो रहेगा, अब से इन्फोर्स नहीं रहेगा। एक तो प्रोविजन ये। सेकंड प्रोविजन देखो, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्राइजेज द राइट्स conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। मतलब समझो ये एकदम, ये बिल्कुल सेम टू सेम जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है उसको मैंने यहाँ रखा है सिंपल वे में। पर स्टेट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल बॉडी या जो भी स्टेट जो भी हो जिसको अथॉरिटी कानून बनाने का, ऐसा कानून नहीं बनाएगी। शैल नॉट मेक एनी लॉ जो फंड टेक्स अवे और जो राइट कन्फर्ड, मतलब इस पार्ट 3 में यानी फंडामेंटल राइट जिसमें मेंशन है, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा स्टेट, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट को कम करे, पूरा ले ले या कटौती करे। अगर ऐसा कानून बनता है तो ऐसा कानून बनाया हुआ कानून को वाइड माना जाएगा, ठीक है, शून्य माना जाएगा, ऐसा कानून वैलिड नहीं होगा। समझ गए? तो यानी ऐसे मेंशन किया कि फंडामेंटल राइट को कोई कुछ में कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसका मतलब है ये। समझ में आया? अब थर्ड है, इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। देखो कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा लैंग्वेज होता है, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। ये सब छोड़ो, इतना नहीं, मैं सिंपल वे में समझा रहा हूं, उस पर ध्यान देना है। देखिए ए में क्या है, लॉ इंक्लूड्स एनी, देखो ये जो कानून लॉ की बात कर रहा है कि स्टेट लॉ ना बना सके या पहले से जो कानून है वो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है तो वो वाइड होगा, या सरकार ऐसी कोई कानून, स्टेट कोई कानून ऐसा नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट को कम करे, खत्म कर दे, ठीक है, उसमें कुछ चेंज करे, तो ऐसा कानून है जो नल एंड वाइड होगा। तो उस लॉ को जो कहा गया, कौन सा लॉ इसके अंदर आएगा, लॉ इंक्लूड्स, कौन सा कानून, किसको बोला गया है लॉ यहाँ, एनी ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंस का बताया था मैंने, जो गवर्नर या प्रेसिडेंट इशू करते हैं, ये एक टेम्पोररी लॉ होता है, इसको ऑर्डिनेंस कहा गया है। जब पार्लियामेंट या लोकसभा या राज्यसभा या स्टेट के कंटेक्स्ट में स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल जो भी हो सेशन में ना हो, या दोनों में से कोई एक सेशन में हो, दोनों सेशन में ना हो, तो कोई भी बिल पास नहीं किया जा सकता। तो ऐसे केस में अगर कोई कानून बनाने की जरूरत है तो गवर्नर या प्रेसिडेंट जो है जहां जहां अपने हैं एरिया में, यूनियन गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में प्रेसिडेंट और स्टेट के कंटेक्स्ट में गवर्नर, एक ऑर्डिनेंस पास करती है, एक जिसको कानून ही कहा गया है। जैसे बिल पास किया जाता है, एक्ट बनता है, उसी टाइप का ये इसका इफेक्ट रहेगा, इसको कहा गया ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, गवर्नमेंट जब तो बीच बीच में जैसे कि सरकार ऑर्डर पास करती है कि अब है जो सारे स्कूल को बंद कर दिया जाए, गर्मी के दिन में इतने दिन की छुट्टी सारे स्कूल में रहेगी, ऑर्डर कहा गया, सरकार ऑर्डर बीच बीच में पास करती है। देखिए ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेज, ये सब जो वर्डिंग है ना, ये बाय नेम से गवर्नमेंट इशू करती है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे रही है। जैसे मैंने बताया था क्या कि फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, तो फॉरेस्ट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन जिसको डिफाइन किया वो फॉरेस्ट है। बाय नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जिसको सरकार ने जंगल डिसाइड किया, बाय नोटिफिकेशन सरकार ने सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया। बाय नोटिफिकेशन सरकार ने जिसको विलेज डिक्लेयर किया, बाय नोटिफिकेशन सरकार ने डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया। हालांकि साइज वाइज मैटर करता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे देखोगे कि जो डिस्ट्रिक्ट की जो साइज है इतना छोटा है कि उससे बड़ा तो कहीं कहीं जो है जो ब्लॉक है, तो यानी गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया तो वो है। तो वैसे ही गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन में जो ऑर्डर के नाम पर हो वो, या बाय लॉ के नाम पर हो, रूल के नाम पर, रेगुलेशन के नाम पर, नोटिफिकेशन के नाम पर हो, वो ऐसा रहेगा। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बेसिकली कि बाय लॉ क्या है, रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, क्या होता है डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब समझो। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में है ना कि कोर्ट है जो डिग्री इशू करती है, DECREE, डिक्री कहा गया है।
ऑर्डर इशू करती है, जजमेंट डिलीवर करती है। तो वहाँ है कि जजमेंट होता है कि फाइनल जब पूरा हियरिंग हो गया, लास्ट में जो डिसीजन दिया गया वो जजमेंट है। ऑर्डर जो है बीच बीच में सरकार जो फाइनल जजमेंट देने से बीच बीच में जो कोर्ट है जो डायरेक्शन देती है, ऐसे करना है, ऐसे तरीके से चलना है, ये इन्फोर्स हो जाना चाहिए, दैट्स कॉल्ड ऑर्डर। और तब सुनने के बाद जो दिया जाता है दैट्स कॉल्ड जजमेंट। यहाँ थोड़ा थोड़ा देखो, ऑर्डिनेंस बता दिया, ऑर्डर भी बता दिया, सरकार बीच में ऑर्डर इशू कर दिया। बाय लॉ जो कानून बना है उसको सप्लीमेंट करने के लिए कोई और फर्दर कानून को जो बनाया जाए, ऐड किया जाए, उसको कहा गया बाय लॉ। रूल, सरकार अपनी रूल बनाती है, नियम क्या है, रेगुलेशन पता है, रेगुलेशन अधिनियम कहा गया, नियम अधिनियम, रूल रेगुलेशन के अनुसार सिस्टम चलना। इतना ही जाओ, ज़्यादा बीच में मैं नहीं घुस रहा हूँ अभी, जब जब कभी आएगा तो वहाँ मैं जाऊँगा। नोटिफिकेशन, सरकार एक नोटिफाई करती है, एक नोटिफिकेशन रिलीज करती है। कस्टम जो प्रथा चला आ रहा है, एंड कस्टम और यूजेज जिस तरीके से लोग अपना काम कर रहे हैं, कस्टम और यूजेज पार्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, जब मैंने आपको बताया था नागालैंड वाला, मिजोरम में मिजो कस्टमरी उनका जो अपना कस्टम है, जो उनका रीति रिवाज है, रिचुअल है, मिजो का, नागालैंड का, वो वर्डिंग इस्तेमाल हुआ था वहाँ, याद है ना, जब मैं स्पेशल प्रोविजन ऑफ मिजोरम और नागालैंड का जो मिला हुआ था, उसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल थे, तो उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, क्या क्या था प्रोविजन। अभी डाउट है तो जाके जब बुक खोलोगे वहाँ जाके देखोगे, नहीं तो मेरा लेक्चर जो पढ़ाया है वहाँ खोलोगे। लेक्चर जाके खोल कर पहुँचना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कहाँ बताया है मुझे, वो तो मैंने नोट्स के फॉर्म में दिया नहीं है, बीच में कहीं आया तो मैंने पूरा डिस्कस कर दिया था। जो शुरू से ध्यान से सुना है उनको समझ में आएगा। अगर जो अभी सोचो कि मैं पीछे लेक्चर में जाऊँ, टाइप करूँगा मुझे मिल जाए, तो मुश्किल है कि मिल जाए ऐसे। मुझे भी ध्यान नहीं है कि मैंने जब पढ़ाया तो कहाँ बीच में आया था, कब डिस्कस किया था। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया, वहां तो पक्का पक्का आया, तो वहां तो डिस्कस किया है। उससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कहीं ना कहीं। तो ये है कस्टम यूजेज, ये सब हो सकती है। ये सबको माना गया है क्या, लॉ के उस आर्टिकल 13 वाले जो लॉ है उसके डेफिनेशन में रखा गया है। बी पे देखो, एंड बी है लॉज इन फोर्स includes laws passed or made by the legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, मतलब पहले constitution से पहले इन्फोर्स था, पहले रिपील नहीं किया गया, ऐसे कानून को भी not with standing that any such law or any part thereof may not be the then in operation आइदर एट ऑल और इन पार्टिकुलर एरिया। मतलब देखो क्या अजीब सा, खुद सोचो नॉर्मल आदमी इसको पढ़े समझ पाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। मैंने तो ऐसे रखना था तुम समझाने के लिए, तो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन सोचो ऐसे क्या अजीब सा लिखा हुआ था ना कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। अगर सिंपल वे में लिखे होते तो आम आदमी भी समझ पाता। कोर्ट में जितना आदमी परेशान होता उतनी परेशानी शायद ना होती, क्योंकि बहुत सारी बातें तो सिर्फ जो उनका लॉयर बोलता है वो समझ में आता है, क्योंकि उनको ना आर्टिकल पढ़ने पर भी, और इंग्लिश आती भी हो ना तो भी पढ़े। अरे इंग्लिश तो छोड़ो, जिसको आपको अगर हिंदी भी आती है ना, हिंदी पर इंग्लिश से कहीं ज़्यादा टफ है हिंदी को पढ़ कर अगर समझ कर देखना, दिमाग खराब हो जाएगा यार, क्या क्या कहा हुआ है। जबकि हिंदी का हर वर्ड भले ही आपको पता रहा है, फिर भी इसका मतलब समझना। जैसे इंग्लिश का देखो वर्डिंग को पता है, लेकिन नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है इतना होने के बावजूद भी, नॉट विथ स्टैंडिंग, ऐसा वर्डिंग बहुत इस्तेमाल है कॉन्स्टिट्यूशन में। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लिखा हुआ है पता नहीं क्यों। सब लॉयर थे, उन्होंने अपने तरीके से ही लिखा है, सिंपल वे में तो लिखा जाना चाहिए था। देखो क्या कहने का मतलब है कि ऐसा कानून लॉ इन फोर्स जो अभी फोर्स में है, इंक्लूड किसको किसको इंक्लूड करता है, जो लॉ पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेटर, लेजिस्लेचर के जरिए, लेजिस्लेचर मतलब स्टेट का लेजिस्लेचर या यूनियन लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट या असेंबली, जो कानून बनाया है, और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन टेरिटरी, और जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिनको कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आरंभ होने से पहले, एंड नॉट प्रीवियसली रिपील, जो पहले रिपील नहीं किया गया है, तो ऐसा भी लॉ को लॉ के कैटेगरी में रखा जाएगा। किसके लॉ के, 13 वाले लॉ के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। अब देखो फोर्थ में क्या है,
नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। यानी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया गया वो उसको इसके जरिए इसके अंदर वाले लॉ के तहत उसको नहीं माना जाएगा। ये है आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ। थोड़ा यहाँ देखो, डिक्लेयर्स दैट टी थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ है, कुछ ना कुछ थोड़ा मुझे ध्यान देना पड़ेगा। आखिर एक दो वर्डिंग में कैसे मिस्टेक हो गई, कोई नहीं, रेक्टिफाई हो जाएगा। इंसान है, इंसान से तो गलती होगी ही होगी, और ये गलती होगी तो मुझे बोलने से पहले आप बोल दोगे सर यहाँ कुछ तो एबनॉर्मल लग रहा है, तब तो लगेगा ना कि भाई आप बिल्कुल कंसंट्रेटेड हो, ध्यान लगा रहे हो। ऐसा नहीं है कि पैसिवली सुनते जा रहे हो, एक्टिवली भाई अपना भी दिमाग लगाना है। आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ एंड हेंस कैन नॉट बी चैलेंज। इस ग्राउंड पर आर्टिकल 13 का हवाला देते हुए अमेंडमेंट को आप चैलेंज नहीं कर सकते कि ये तो लॉ है और फंडामेंटल राइट का इसमें कटेल कर रहा है, उसको फंडामेंटल राइट को टेक अवे कर रहा है, ले रहा है, तो इसको नल एंड वॉइड कहा जाना चाहिए, तो उसके डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब देखें, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन केशवानंदा भारती, अभी केशवानंदा भारती नहीं है, बाद में आएंगे, ये अभी तो हम चल रहे हैं 1951 का जजमेंट। यहाँ मैंने बता दिया केशवानंदा भारती में कहा गया कि दैट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेटेड फंडामेंटल राइट and that form a part of the basic structure of the constitution and hence can be declared as void। अब देखो यहां तक कहा गया, केशवानंदा भारती ने भी एक्सेप्ट किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया जा रहा है उसको आर्टिकल 13 के तहत लॉ नहीं मानेंगे हम, यहां भी एक्सेप्ट किया, जो अभी मेंशन मैंने नहीं किया है, बाद में आएगा। साथ में ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके अगर फंडामेंटल राइट में उसमें चेंज किया जा रहा है तो एक ग्राउंड नहीं होना चाहिए कि उसमें चेंज किया जा रहा है तो 13 के जरिए लॉ तो है नहीं, तो हम कोर्ट नहीं जा सकते, इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। नहीं, फंडामेंटल राइट को आप कर्टेल कर सकते हो, कम कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, और उस अमेंडमेंट को लॉ नहीं माना जाएगा 13 वाले आर्टिकल 13 वाले लॉ के तहत, लेकिन कम कर रहे हो तो लेकिन उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। कम करने के चक्कर में ऐसा ही ना कम कर दे, ऐसा ही खत्म ना कर दे कि फंडामेंटल राइट को पूरा ही खत्म कर दे, ये करेंगे वाला। फंडामेंटल राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल अधिक संरचना है, तो इसमें चेंज कर सकते हो, लेकिन इतना ही नहीं कि बहुत ज्यादा ही चेंज कर दो। अब बहुत ज्यादा चेंज करने से जो हमारा मेन ढांचा है, मूल ढांचा है, वो ना खत्म हो जाए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का, फंडामेंटल राइट को चेंज करने का केशवानंदा भारती ने भी लीगलिटी दी, इसको माना, अपहेल्ड किया, लेकिन ये भी माना कि 13 के तहत नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये भी कहा कि इतना भी ना चेंज कर दो कि पूरा बहुत ज्यादा भी चेंज कर दो, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ना चेंज कर दो। तो अगर ज्यादा चेंज किया या फिर भी कम भी चेंज किया, लेकिन उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, और जब जुडिशियल रिव्यू होगा तो हम ये कहेंगे कि ठीक है 13 का पार्ट नहीं है, लेकिन जहां तक चेंज किया, कितना चेंज कर दिया आप, ये चीज को हम देखेंगे। ठीक है, ये यहाँ केशवानंदा भारती में यहाँ इसके बारे में बोला गया 13 वाला के तहत। अभी हम 1951 तक ही है, 73 में हम नहीं पहुंचे हैं, फिर भी मैंने रखा ताकि इससे रिलेटेड है तो रख दिया। अब तोड़ तोड़ के मैं बताऊंगा तो उसमें तुम सबको एक साथ, तुम्हारा दिमाग फिर सबको एक जगह लाने में लग जाएगा। मैं लाने वाला भी पार्ट रख दिया, तोड़ तोड़ को तो बता ही रहा हूँ, ताकि पूरा दिमाग खोल के पढ़ो। ऐसा नहीं कि ये चैप्टर में पढ़ रहा हूँ तो बिल्कुल इसी चैप्टर को पढ़ूंगा, ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो बिल्कुल इसी चैप्टर को पढ़ूंगा, ये चैप्टर यहाँ जाओगे तो ये भूल जाओगे। ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इससे कुछ भी बात है तो मैं सबको दे रहा हूँ सामने। ये देने से भले ही अभी लगे कि बहुत ज्यादा है कंटेंट, लेकिन रिटेन ज्यादा रहेगा। तो मेहनत करोगे और फिर से जाकर पढ़ोगे खुद से तो रिटेन ज्यादा रह जाएगा, भूलने की जो टेंडेंसी है वो कम रहेगी और कंसेप्ट ज्यादा क्लियर रहेगा। और आंसर राइटिंग में तो ऐसे ही लिखना होता है, आंसर राइटिंग में कोई चैप्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आते हैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम में। सिविल सर्विसेज क्या, किसी भी कोई भी एग्जाम जहां आंसर राइटिंग होता है, किसी भी एग्जाम, कॉलेज का एग्जाम दो, कहीं का भी दो, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन आता है सबसे लिंक करके। सिर्फ यूपीएससी इतना बड़ा तीर नहीं है, हर एग्जाम में भी ऐसा ही रहता है।
तो इसको ऐसा नहीं तीर समझने की जरूरत है कि इसी एग्जाम में इतना बड़ा लेवल रहता है। मैंने एक क्वेश्चन देखा था किसी का बीएड का, मैंने पहले भी बताया था, बीएड का क्वेश्चन, हाँ, किसी ने मुझे ऐसे ही भेजा कि एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दे तो क्या होता है। मैंने देखा यार तुम लोग का क्वेश्चन है, हाँ हमारा क्वेश्चन है, तुम्हारे बुक में है ये सब। तो कोई किताब में उन्होंने भी क्या बोला, बुक में इसका आंसर नहीं मिलता। वाह भाई तुम लोग का बहुत टफ लेवल है, तो ये तो पूरा यूपीएससी जैसा तुम्हारा रखा हुआ है। तो हाँ सर ये तो है। तो ये है कहने का मतलब कि सिर्फ हमारे ही एग्जाम में नहीं और भी एग्जाम में आते हैं, लेकिन कितने लोगों को ये बात पता भी नहीं है, और जो सिर्फ उससे रिलेटेड है उनको तो पता है ही। ग्रेजुएशन जो एग्जाम देते हैं बीए का एग्जाम, अगर उसमें कायदे से क्वेश्चन रख दिया जाए ना, पसीने छूट जाए बच्चे के। उसमें क्या सिलेबस नहीं है पढ़ना। तो मैंने भी किसी से पूछा था जो नॉर्मल ग्रेजुएशन किया कि यार आप लोग एग्जाम से 15 दिन पहले पढ़ते हो इतना पतला जो गेस पेपर, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी ला जाते हो, कैसे कहते? कहते हैं क्वेश्चन हर बार रिपीट ही करते हैं। 5-10 अगर 10 साल का क्वेश्चन पढ़ो तो उसी को क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, तो उसी को पढ़ लेते हैं बच्चे, आंसर कर दिए जाते हैं। मैंने कहा क्या आप लोग क्या स्पेशल बुक तो आती है ना? तो कहता है बुक जरूर आती है, बुक से पूछते नहीं पूरा? तो कहता है बुक से पूरा बुक से नहीं पूछते, फिक्स कर लिया वो सब क्वेश्चन वो सब पूछते हैं। फिर ऐसे ग्रेजुएशन करने का क्या मतलब है? ये तो जबरदस्ती डिग्री देने वाला हाल हो गया। वाकई में ऐसे डिग्री दिया जा रहा है, और कायदे से ले लिया जाए तो कितने लोग, मात्र 10% लोग ही होंगे जो ग्रेजुएशन पास करेंगे, जो बिल्कुल कॉम्पिटेटिव तरीके से। कॉम्पिटेटिव क्या यार, कॉम्पिटेटिव छोड़ भी दो, जो कायदा से जो सिलेबस होना चाहिए उसके हिसाब से पूरा सिलेबस पढ़ाना है, पूरा सिलेबस क्वेश्चन पूछना है। अगर वैसे होना तो यही चाहिए ना, तो उसमें गलत भी क्या चीज़ है? वैसे दे दिया जाए तो मात्र 10% लोग ही पास होंगे, 90% लोग फेल हो जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो ग्रेजुएशन को मानते हैं, बीए जो कर रहे हैं ना, ऐसे सोचते हैं बस कर लेना है। अब वाकई में जो दिल से कर रहे हैं तो कंपटीशन क्वालिफाई कर रहे हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। कंपटीशन निकाल रहे हैं, कोई भी कंपटीशन, यूपीएससी हो या अदर कंपटीशन भी हो, निकाल रहे हैं वो। तो जो निकाल रहे हैं तो बहुत कम ही लोग हैं ग्रेजुएशन में, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसमें जो ज़्यादा सिंसियर हैं निकालते हैं। अब बाकी जो सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं तो उनकी तो बात ही अलग है। देखो ये हो गया। अब है हम चलते हैं नेक्स्ट केस पर। नेक्स्ट केस है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सज्जन सिंह राजस्थान के, ये भी आपको जमींदार ही रहेंगे, और राजस्थान में इनका केस मुकदमा क्या था और उस पर चलते हैं। देखें ये सज्जन सिंह का 51 तक हम थे, अब 51 से हम पहुंचे हैं 64 तक 1964 में। देखिए अगेन इन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, फिर से इसमें भी वही सब बातें चली। यहाँ सीजेआई जो है, जो देखो ज़्यादातर जो मेजर कोर्ट में जो देखोगे ना, जो बड़ी बड़ी केसेस है ना, जिसमें पूरा मास का इन्वॉल्वमेंट है, कंट्री का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट कर रहा है ना, ऐसे केस को जो बेंच को जो लीड करेंगे ना, सीजेआई करेंगे। सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे इंपॉर्टेंट केस को सीजेआई अपने पास ही रखेंगे, अपने ही बेंच में रखेंगे, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया तो लीड तो सीजेआई करेंगे, उसमें खुद रहेंगे ही रहेंगे। खुद रहेंगे तो लीड तो वही करेंगे। ऐसा नहीं है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठाएंगे उसमें खुद वो नहीं रहेंगे, वो रहेंगे ही रहेंगे। तो सीजेआई जो है सैलरी, तो जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होते हैं वहाँ चीफ जस्टिस वर्ड इस्तेमाल होता है, और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्ड इस्तेमाल होता है। चीफ जस्टिस और जो जज हैं थोड़ी बहुत सैलरी का डिफरेंस होता है, 20-25 हज़ार का, लेकिन बाकी अलाउंस जो है इसे मिलता है। डिफरेंस क्या है कि जब सीजेआई जो है या चीफ जस्टिस जो है, कौन से केस को किसको सौंपना है, कौन से बेंच को, मतलब 2-2 जज का बेंच है या 3 जज का बेंच कहीं है, किसी कोर्ट रूम में बैठते हैं, किस केस को किसके पास भेजना है, देना है, सौंपना है, इसका जो इसकी जो बागडोर होती है ना, ये होती है चीफ जस्टिस के हाथ में। वो डिसाइड करते हैं कि किस केस को किसको सौंपना है। और जब ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली केस रहेगी तो खुद कोशिश करेंगे वो मेरे पास रहे। और क्योंकि कोर्ट में सबसे ज्यादा सीनियर जो होते हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, वो सीनियर होते हैं स्टेट में, हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में। जो जूनियर जो जजेज होते हैं उनके कंपेयर में, तो वो भी चाहेंगे कि भाई जो बड़ी मैटर को सुना जाए तो उसमें जो बड़े जो हमारे जो सीनियर हैं वो जरूर लीड करें। ठीक है, कल हो गया, ताकि कोई ना रहे कि भाई बड़े वाले जज जो बोलते हैं ना वो ज्यादा अच्छा होता है। जैसे कि हॉस्पिटल में लोग दिखाते हैं
दिखाएंगे तो लोग कहेंगे बड़े डॉक्टर साहब जो ना, जो बूढ़े टाइप के हैं ना, वो इनसे तो दिखा लिया, वो जब बोल देंगे ना तो वही रहेंगे, वो बोलेंगे, वो बिल्कुल सही बोलेंगे। हालांकि जो यंग वाला जो डॉक्टर है उन्होंने जो बोला वही वो भी बोलेंगे, लेकिन लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। नहीं भाई, बड़े वाला डॉक्टर अगर वो बोल देंगे तो हाँ तो बोलेंगे तो वही मान लूंगा, ना तो ना। और जो यंग है बोलेंगे मैंने बोला है, बिल्कुल वही है, ना ना फिर भी वहां। तो लोगों की मेंटेलिटी में रहता है। तो जो ऐसी इंपॉर्टेंट केस में अगर किसी और बेंच में चली जाती है ना, तो वो भी चाहते हैं कि भाई यार बाद में सवाल जवाब करे, बाद में इसका मन में मनोटा उड़ा, जा भाई तू चीफ जस्टिस के ही बेंच में जाओ। उनको कहेगा कि क्या आप चाहते हो कि ऐसे केस को चीफ जस्टिस सुने, आप सीजीआई के बेंच में जाना चाहते हो, चीफ जस्टिस के बेंच में जाना चाहते हो, इफ यू वांट टू पुट दिस केस इन सीजीआई बेंच या चीफ जस्टिस बेंच आई कैन। तो पार्टी जैसा है, उनको बोलना होता है, उनको मन है तो जाए, ना मन है तो उस हिसाब से सौंप दिया जाता है। और जनरली मैंने बोला जो चीफ जस्टिस होते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस को अपने पास ही रखते हैं। तो मैक्सिमम केसेस जब मैं डिस्कस करूंगा देखोगे तो जो हमेशा सीजेआई या चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के कंसर्न में, वो बेंच में इंपॉर्टेंट केस में रहेंगे। और मैं जो डिस्कस करूंगा ज़्यादातर यहाँ इंपॉर्टेंट केसेस को ही डिस्कस करना है, जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर अफेक्ट कर रहा है। ऐसे तो रोज जजमेंट कोर्ट में उतने सारे केस चल रहे हैं, रोज मुकदमा, रोज हियरिंग हो रही है, रोज जजमेंट आ रही है। सारे जजमेंट के जानने लग जाओगे तो पागल हो जाओगे, कोई जान भी नहीं सकता। खुद जो वहाँ के जो जजेज वकील होते हैं, जजेज होते हैं, उनको खुद नहीं पता होता है, खुद उस पावर पेज पे लड़ते हैं, और वहाँ वहाँ जब हियरिंग भी होती है तो उस देख कर ही बोलते हैं। वो देखना, छोड़ो, देखने की जरूरत नहीं है, छोड़ो तुम वो सब मत करो, यहाँ ध्यान दो। जो सीजेआई है, जो इनको बोला गया है, पूरा नाम जानने की जरूरत नहीं है, पीबी नाम जानने की भी जरूरत नहीं है यहाँ, पीबी गंज, ये इनका नाम है गजेंद्र गदकर। तो नाम रख दिया है, कौन सा पीरियड है ऐसा रख दिया है, आपको ये जानने याद रखने की जरूरत नहीं है। नाम थोड़ा ध्यान में रखना, कभी था ऐसा सुना सुना रहे, बस इतना ही, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। अब केस देखो, अब मैं बता दूं केस का जो बैकग्राउंड मैं बता रहा हूँ ना, बैकग्राउंड में आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन जब आंसर राइटिंग लिखोगे ना तो बैकग्राउंड अगर देने लग जाओगे तो बहुत कंटेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। आप जो जजमेंट जो मैं लिख कर दे रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, वो जजमेंट का जो रेफरेंस, जो जजमेंट बोला उसको लिखना। आप बैकग्राउंड लिखने के चक्कर में बहुत आपका बहुत टाइम चला जाएगा। बैकग्राउंड मुझे बताने का मतलब यहाँ इसलिए है कि ताकि आप याद रखो और समझो, नहीं तो बहुत बच्चे ऐसे रटे हुए हैं, केशवानंद भारती केस, कॉन्स्टिट्यूशन, मिनरमा मिल केस, इंदिरा गांधी नेहरू एंड इंदिरा गांधी नेहरू केस, और बमन राव केस, फिर इंदिरा साहनी केस, आयड कोहलियो केस, बहुत सारे अयोध्या डिस्प्यूट का केस हो गया। इसके अलावा पुट्टू स्वामी का जो केस हो गया, केस पुट्टू स्वामी का केस, ऐसे लफ्जों पर ऐसे नाम याद है, लेकिन उसमें क्या मैटर था उनका कितने लोगों को पता ही नहीं रहता है। तो इसलिए मैटर पता रहे ताकि आपको समझने में और याद रखने में ज़्यादा अच्छा रहे, इसलिए मैंने ये सब बैकग्राउंड भी रखा कि मैटर क्या था। देखो एक केस में क्या था कि 1951 में जो बहुत सारे स्टेट लेजिस्लेटिव, जो न्यूमरस स्टेट लेजिस्लेटिव मेजर्स एम्ड एट इम्प्लीमेंटिंग एग्रेरियन रिफॉर्म, मतलब 1951 में बहुत सारे जो कानून बना रहे थे, किस लिए, इसके तहत, ये मैं बता चुका हूँ। कोर्ट में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, टू असिस्ट द स्टेट लेजिस्लेचर, इसको स्टेट के कानून को असिस्ट करने के लिए, उसको बल देने के लिए, उसको इन्फोर्स करवाने के लिए अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट में ये सब एक्ट जोड़ा गया। देखें आर्टिकल 31(1)(a) इंश्योर किया कि क्या इंश्योर किया, सुनिश्चित किया, सर्टेन एक्ट्स रिलेटेड टू एग्रेरियन रिफॉर्म स्पेसिफाइड इन द 9th शेड्यूल वुड नॉट बी कंसीडर्ड वाइड ऑडिट। देखो देखो अब यहां कुछ मिस्टेक आपको लगा। देखो आर्टिकल 31(a) इंश्योर दैट सर्टेन acts related to agrarian reform specified in the 9th schedule would not be considered wide or have retrospective winding। 31(a) होगा यहाँ या क्या होगा, यहाँ 31(a) नहीं होगा, यहाँ 31(b) होगा। 31(b) रिलेटेड है 9th शेड्यूल से रिगार्डिंग, आप 31(b) लिखोगे, ये नहीं लिखोगे। 31(b) बनाया गया, 9th शेड्यूल बनाया गया उसमें, लेकिन हाउएवर
Even after this amendment, some legislative measures from various states intended to implement agrarian reform continued to face effective challenges. मतलब कहने का मतलब यह है कि इतना होने के बाद, इतना अमेंडमेंट करने के बाद भी कोर्ट में फिर भी पिटीशन चलता रहा, फिर भी चैलेंज होते रहे. पार्लियामेंट पास द कॉन्स्टिट्यूशन 17 अमेंडमेंट एक्ट 1964. तो पार्लियामेंट ने इतना होने के बावजूद फिर चल रहा था मुकदमा, तो 17वां अमेंडमेंट एक्ट 1964 1964 में 17वां अमेंडमेंट एक्ट बनाया. अब इस अमेंडमेंट में क्या किया देखें. दिस अमेंडमेंट फर्दर amended the article 31A and added 44 acts to 9th schedule. यहाँ अभी तक पता नहीं मुझे क्या ध्यान में था, मेरी टाइपिंग में क्या मिस्टेक थी, मुझे बी के जरिए ए लिखा गया. ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ 31B में जो है 9th शेड्यूल में जो एक्ट है, यहाँ और भी एक्ट और नया नया एक्ट बना कर सबको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया. यहाँ बी करना, आवाज सुनो, बी करना, बी ध्यान से, गलती से पता नहीं मिसप्रिंट हो रहा है, बार बार हुआ, वर्डिंग का ध्यान में पता नहीं कहाँ दिमाग रहा यार. चूंकि शायद कहीं ना कहीं अभी मैं बता, इस चैप्टर को मैंने बहुत सारे जजमेंट रखने के कारण बहुत मुझे टाइपिंग करने पड़ गए, जिस कारण से कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है. तो हालांकि जब वो तो रेक्टिफाई हो जाएगा, चलो ये तो इसमें कुछ नहीं है यार, तो वर्डिंग का है तो पावर पॉइंट में चेंज हो जाएगा. लेकिन आपको मैं बता दूं, तो देखो ये 17वां अमेंडमेंट किया गया और लैंड रिफॉर्म के लिए और जो एक्ट बनाए गए सबको 9th शेड्यूल में डाला गया. जब मैंने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, बीच में कई बार आ रहा था ना कि डिफरेंट एक्ट को 9th शेड्यूल में डाला गया, 9th शेड्यूल में डाला गया, 9th शेड्यूल में डाला गया. तो यहाँ ऐसे रिफॉर्म करके टोटल कितने 44 एक्ट को 9th शेड्यूल में डाला गया कि इसका भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, इसका भी, मतलब पहले तो है साथ में इसका भी, नया जो भी बना है इसको भी जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, ताकि कोर्ट में चैलेंज ना करो, क्योंकि सरकार परेशान हो जाती है यार, उतने वकील हम रखे हुए हैं, सबको किस मुकदमे में इन्वॉल्व है. अभी भी क्या है ना, कोर्ट में जो मैक्सिमम पिटीशन है, मैक्सिमम आई थिंक 70% कह सकते हो, जो सरकार के अगेंस्ट ही लोग लड़ रहे हैं. इंडिविजुअल लोगों के बीच में है, लेकिन कंपेरेटिवली मैक्सिमम लड़ाई लोग सरकार से लड़ रहे हैं, सरकार से अपने हक के लड़ रहे हैं, सरकार के जो नियम बने हुए उससे लड़ रहे हैं, सरकार के कानून जो बना रखा है सरकार ने उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, उससे के लिए लड़ रहे हैं लोग. तो उस समय भी चल रहा था, तो और सब एक्ट को जोड़ दिया गया 9th शेड्यूल में. अब देखो 17th अमेंडमेंट एक्ट 17वां, ये अब पता नहीं है पावर पॉइंट, यहाँ तो मैंने TH पहले भी शायद कुछ देखा था ना, कोई आर्ट पढ़ाया था, वहां में TH पता नहीं छोटा कैसे इस स्लाइड में यहाँ आ जाता है, जबकि लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है, यहाँ छोटा कैसे आ जाता है, छोटा आ गया था. देखो ये है आपका 17वां लिख देना, 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 क्या था कि देखें, प्रोहिबिटेड द एक्विजिशन ऑफ लैंड अंडर पर्सनल कल्टीवेशन. अगर जितना पर्सनल को अगर जोतने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए, उपजाने के लिए अपने पर्सनल कल्टीवेशन, उसको वर्डिंग इस्तेमाल हुआ है, और जितना सीलिंग डिसाइड किया गया इतना होना चाहिए उसके लिमिट में है, तो प्रोहिबिटेड द एक्विजिशन ऑफ लैंड अंडर पर्सनल कल्टीवेशन. उस ऐसे केस में कोई एक्विजिशन नहीं कर सकता सरकार, उसकी जमीन को एक्वायर नहीं कर सकती है, तब तक नहीं कर सकती. देखो ऐसे लिखा जाता है, अनलेस द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड इज पेड एज कंपनसेशन. मतलब आधा पार्ट पढ़े ना कोई तो लगेगा क्या कि अगर किसी का जमीन अपने सीलिंग में अपने लिमिट में रख रखा है तो उसको सरकार नहीं ले सकती. लेकिन आगे क्या है, अनलेस, जब तक नहीं ले सकती जब तक मार्केट वैल्यू पर उसको कंपनसेशन ना दिया जाता. ये लाइन को पहले जोड़ दिए होते, लेकिन लिखा हुआ क्या है, पहले आगे वाला ये, पीछे में इसको जोड़ दिया, अनलेस
मतलब प्रोहिबिटेड द एक्विजिशन ऑफ लैंड अंडर पर्सनल कल्टीवेशन। पर्सनल कल्टीवेशन जितना आप कायदे में आप हो तो उसको रोका गया है। जमीन सरकार उसको एक्वायर नहीं कर सकती है, ग्रहण नहीं कर सकती है। अगर ग्रहण करेगी तब भी ग्रहण करेगी जब उसको मार्केट वैल्यू पर उसको कंपनसेशन दे। ऐसे वर्डिंग इस्तेमाल है। ये ऐड हुआ कब? 17वां अमेंडमेंट किया गया। मतलब अगर अब आपका जो सीलिंग है उसमें है तो भी सरकार लेगी, पैसा आपको देगी या सरकार लेगी। पहले था कि सीलिंग में है तो भाई आप कैसे ले सकते हो, हमारे तो कायदे में ही आप डिसाइड कर लियो कि हर आदमी के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होना चाहिए था, हमारे पास अगर उससे ज्यादा रहता तब तो आप लेते ना। अब कहा क्या 5 एकड़ है तो भी लेंगे कायदे में हो, लेकिन हम उसके लिए तुमको कंपनसेशन दे देंगे मार्केट वैल्यू पर। समझ में आ गया? अब देखो मार्केट वैल्यू जो है रियल में होता कुछ और है और किताब पेज पर पेपर पर कुछ और होता है। जैसे कोई जमीन का मार्केट वैल्यू है ऑन पेपर 20 लाख रुपए है, लेकिन आदमी उस जमीन को कितने में खरीदता है? 80 लाख रुपए। एकड़ में ही जा रहा बता रहा हूँ, 80 लाख रुपए एकड़, 1 करोड़ रुपए एकड़। लेकिन ऑन पेपर वैल्यू क्या लिखाता है? मार्केट वैल्यू सरकार का रेट क्या चलता है? 20 लाख रुपए। सरकार ने 20 लाख रुपए डिसाइड कर दिए हैं, लेकिन लोगों का डिमांड ज्यादा है, लोगों को जरूरत ज्यादा है, किसी को उससे ज्यादा बेनिफिट होगा, तो ऐसे केस में कोई उसको जमीन महंगे दाम पे बेचेगा। ऐसी सोसाइटी में चलता है, रेट होता है ऑन पेपर कुछ और, पेपर पर तो रेट रहेगा कम ही, और उसको आपको सरकार तो कहेगी हम मार्केट वैल्यू देंगे, लेकिन रियल जो लोगों के बीच में जो लेन देन चल रहा है वो तो कुछ और रेट पर चलेगा। अल्टीमेटली पर्सन को क्या होना है? लॉस होना है। अगर वो जमीन किसी इंडिविजुअल को बेचे तो उसको 1 करोड़ मिलेगा, लेकिन सरकार उसको कितने में खरीदेगी? 20 लाख में खरीदेगी। समझ गए? तो ऐसे करके कहा, सरकार ने क्या कहा कि हम फिर भी ले सकते हैं जब आपको जमीन लिमिट में हो। फिर भी ये आपका चल रहा है कहाँ? इसमें इसके बैकग्राउंड में। अब देखें, इन दिस केस द कॉन्स्टिट्यूशन 17 अमेंडमेंट एक्ट एम्स टू अमेंड द फंडामेंटल राइट प्राइमरली टू रिमूव ऑब्स्टेकल इन फुलफिलिंग ए सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी। ये अमेंडमेंट करके क्या फुलफिल करना था? जो फंडामेंटल राइट में जो ऑब्स्टेकल आ रहा था उसको ऑब्स्टेकल को हटाने के लिए और सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया। शुरू से सोशियो इकोनॉमिक चल रहा है, सोशियो इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर, एग्रेरियन रिफॉर्म, जमींदारी एबॉलिशन और लैंड रिफॉर्म, ये सब वर्डिंग बार बार चल रहा है। अब देखें इसमें जजमेंट क्या मिला, कोर्ट ने क्या डिसाइड किया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट Constitution 17 Amendment Act 1964 which amended Article 31A and 13(1)(b). 31A में क्या अमेंडमेंट किया गया? जो प्रॉपर्टी के लिए जो कंपनसेशन देने की बात जो कही गई ना, वो 31A में ऐड किया गया, 31A में। और 31B में क्या, जो देखा भी ना 40-45 जो एक्ट बनाकर 31B में घुसा दिया। एंड एडेड एक्ट्स टू द 9th शेड्यूल वाज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। कोर्ट ने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, जायज है, कोर्ट ने ये मान लिया। अब देखो, कोर्ट रूल्ड दैट पावर कन्फर्ड बाय द आर्टिकल 368 के जरिए जो पावर दिए गए पार्लियामेंट को, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो पावर है 368 के जरिए, आर्टिकल 368 के बारे में मैंने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कैसे अमेंड किया जाता है 368 के जरिए, उसमें क्या क्या प्रोसीजर है डिस्कस हो चुका है। अब यहाँ कहा गया है कि कन्फर्ड बाय आर्टिकल 368 इंक्लूड्स द अथॉरिटी टू मॉडिफाई और अमेंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय पार्ट 3। मतलब यहाँ भी एक्सेप्ट किया कि 368 के जरिए जो पावर दी गई उसके जरिए पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। यानी जो पहले वाले जो 1951 वाले केस में जो मैटर बात चला था, यहाँ भी जो आपका जो मैटर है कोर्ट ने जो माना एक्सेप्ट किया, सेम चीज एक्सेप्ट किया। आगे देखें, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 इज नॉट ए लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13।
वही बात घूम फिर के वही चलता रहा। ठीक है, कुछ है नहीं, ये भी जजमेंट में घूम फिरा कर जो वहां बोला गया था यहाँ भी कोर्ट ने वही बात बोल दी। अब देखें, ये जो आपके जो पर्सन हैं जो सीजेआई का जिनके बारे में अभी चर्चा कर रहा था, उनका पिक्चर है, उनका पिक्चर मैंने लगा दिया है। पिक्चर लगाने का पर्पस क्या होता है, आपको पिक्चर याद नहीं करना है क्या, नाम भी तो याद करने के लिए मैंने बोला, याद करना नहीं है, बस ध्यान में रखना। तो ये नाम कहीं सुनने में आया था इस जजमेंट के रेफरेंस में, वो जजमेंट कहीं लिखना है, अगर आंसर राइटिंग हो तो आपको इनका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर सी बात है। और इतनी पुराने वाली जो मैटर है, तो आप इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यू में भी पुराने टाइम वाले सीजीआई के बारे में नहीं पूछेंगे। रिसेंट जो मैटर चल रही है, रिसेंट जो जजमेंट आती है, उसके बारे में, जजेस के बारे में माइट भी पूछ ले, लेकिन उतने पुराने वाले जजमेंट नहीं पूछेंगे। अब फोटो मैं इसलिए रख देता हूँ कि यार इनकी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन रही है, तो चलो यार इनको बारे में कम से कम लोगों को पता रहना चाहिए कि हाँ कौन थे पर्सन, या जजमेंट दिया, कहीं ना कहीं सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन रहा इनका। जुडिशियरी देखो, जुडिशियरी इतना सिंपल चीज़ नहीं होता है, बहुत टफ चीज़ है। टफ तो कोई भी चीज़ है, अच्छा आप कहीं भी कर रहे हो तो टफ है, और कुछ नहीं कर रहे हो, ऐस कर रहे हो तो हर चीज़ ईजी है। टीचर बन के जो पढ़ा रहा है स्कूल में, प्राइमरी लेवल की बात कर रहा हूँ, हायर लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइमरी लेवल वो भी पढ़ा रहे हैं, दिल से पढ़ा रहे हैं, सुबह शाम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें बहुत मेहनत, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, कम मेहनत की बात नहीं है। और जो क्लास में जाए बोर्ड पर ऐसे लिख दे, उसका पढ़ा ही नहीं और आराम से बैठ कर आराम से सो रहा है, तो मेहनत कहाँ है भाई। तो जजेज का है ना, जो ऑनेस्ट जजेज है ना, जो लेबोरियस जजेज है ना, जिनका नाम आप सुन रहे हो ना, काफ़ी मेहनत इन्होंने की है पढ़ने में भी, यहाँ तक कोर्ट में काम करने में भी। जब कोर्ट में हियरिंग होती है तो उससे पहले, एक दिन पहले वो पढ़ कर आते हैं, कल क्या क्या मुझे सुनना है, किससे रिलेटेड मैटर है। और जजमेंट जब लिखा जाता है तो जजमेंट देखते हो कितने पेजेज का होता है। तो माना कि बहुत सारी चीज़ें कट एंड पेस्ट होता है, वहाँ से कट किया यहाँ पेस्ट किया, उसके बाद भी फिर भी बहुत सारी चीज़ें तो वो खुद से लिखते हैं। यहाँ का डिफरेंट जजमेंट का रेफरेंस देकर, डिफरेंट बुक्स का रेफरेंस देकर, डिफरेंस देने के लिए तो पढ़ना पड़ता है ना, बिना पढ़े हुए लिखा सकता है, फिर अपना कंटेंट जोड़ना, तो मेहनत काफ़ी होती है जजमेंट में भी। ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही कुछ भी लिख दिया। तो अब है, हम चलते हैं नेक्स्ट केस पर, चलते हैं क्यूरियस केसेस, इच्छा वाली केसेस। क्या है, आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। एक खेत खलिहान का फोटो है, अभी तक तो जमीन जायदाद खेत खलिहान, उस समय अमीर आदमी कौन ज्यादा होता था, जिसके पास खेत बहुत ज्यादा हो। खेत कितना है इस आधार पर डिसाइड होता था कितने अमीर हैं। किसी के पास कितना ट्रक है, उस पर से ज्यादा। गांव घर में क्या होता है, अभी भी अभी छोड़ो, मैं बता रहा हूँ आज से 30 साल पहले किनके पास कितना बीघा जमीन है ना, उतना बड़ा आदमी है। जमीन में भले कम खेती हो रहा हो सकता है कि किसी को कम जमीन में ज्यादा पैदावार हो रहा हो, उपजा मतलब फसल हो रही हो, लेकिन कंपेयर होता था कि उनका कितना जमीन है। गांव में जमीन के बेसिस पर कंपेयर किया जाता था कि उनका, हाँ अच्छा उनका तो 50 बीघा जमीन है, उनका 80 बीघा जमीन, उनका तो 20 बीघा जमीन है, उनका 120 बीघा जमीन है, वो फलने के पास इतना, ऐसे चर्चा चलती है, उनके दादाजी के पास इतना बीघा जमीन था। तो उस समय जमीन जमीन से ही चल रही थी मैटर, क्योंकि सब जमीन पर डिपेंडेंट थे, मतलब एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। एग्रीकल्चर हमारा डोमिनेंट कंट्री था। कृषि क्या बोला जाता है हिंदी में, कृषि प्रधान राष्ट्र था यार, थोड़ा मुझे याद करना पड़ जाता है ये। कृषि प्रधान, हाँ कृषि प्रधान ही वर्ड इस्तेमाल होता है। देखें, गोलकनाथ का केस है 1967, कुछ साल के बाद ही का केस है, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ देखो, यहाँ बिल्कुल टर्न आने वाला है। हालांकि यहाँ के जो सीजीआई हैं सुब्बाराव, के सुब्बाराव पीरियड है, कुछ ऐसे मेंशन है। अब इस केस का बैकग्राउंड क्या था देखें। बैकग्राउंड क्या है कि फैमिली ऑफ गोलकनाथ हेल्ड और 500 एकड़ ऑफ फार्म लैंड इन जालंधर, पंजाब में जालंधर एक सिटी है, वहां पर 500 एकड़ का जमीन था इनके पास, पूरा जमीन ऐसा किस गोलकनाथ फैमिली के पास। ठीक है, तो इनमें फैमिली में चाचा भतीजे भाई बहन ऐसे ऐसे सब थे। अब यहां देखें, थ्रू पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट 1953, 1953 में ये आया एक्ट। यहां मैं बता दूं आपको, ये एक्ट आपको जानने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। ये पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट मतलब नहीं,
ये मैंने रखा है। स्टेट गवर्नमेंट 1953 में जो एक्ट लाया गया उसमें स्टेट गवर्नमेंट हेल्ड दैट, क्या हेल्ड किया, क्या सरकार ने प्रोविजन दिया, ब्रदर कुड कीप ओनली 30 एकड़ ईच, हर एक भाई 30 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता। 30 एकड़ 30 एकड़, एक फ्यू एकड़ वुड गो टू टेल, उस 30 एकड़ हर कोई के हिस्से में पड़ेगी। उससे ज्यादा जमीन रहा तो वो जमीन है जो टेनेंट आपके यहाँ जो जमीन खेती कर रहे हैं, जो जमीन जोत रहे हैं उनको जाएगा, और जो जमीन कुछ बचेगी वो सरकार रखेगी अपने पास, एंड रेस्ट वाज डिक्लेयर सरप्लस रहेगा वो सरकार के पास। अल्टीमेटली सरकार क्या करेगी, या तो उस पर कुछ अपना सरकार को कुछ जो करना है उस पर सरकार इस्तेमाल करे, अदरवाइज हमेशा सरकारी जमीन बनकर रहेगा। कि ये कहते हैं ना, इसको एक हिंदी में वर्ड इस्तेमाल होता है बिहार में, बस अजीब सा नाम है, मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अजीब सा नाम, आप लोग भी जानते हो। सरकारी जमीन जो है उसको क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोल दूं, GARMAJARUA, ये इस्तेमाल होता है, इसको बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, और डिफरेंट जगह अलग वर्डिंग होती होगी, तो उस जमीन को ऐसे बोला जाता है। तो ऐसे वो जमीन सरकारी जमीन के तौर पर पड़ी रहेगी, या सरकार इस्तेमाल करे या सरकार किसी और को दे देगी, मतलब गरीबों को दे देगी। उनका जमीन जा रहा था। आप देखें वही बात, दिस वाज चैलेंज किया गया, चैलेंज बाय द गोलखनाथ फैमिली इन द कोर्ट ऑफ पंजाब वाले, अपना सिविल कोर्ट, फिर पंजाब का जो कोर्ट है अपना, पंजाब हरियाणा का जो चंडीगढ़ कोर्ट है वहाँ चैलेंज होगा, उसके बाद मैटर पहुंचेगा, वहां से फैसले से खुश नहीं होते पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट में। 1965 में पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। देखो एक्ट कब का है, 1953 का, और ये पहुंचे हैं कब, 65 में है जो कोर्ट में पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। वहां से सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट से उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में यहाँ टाइम लगा। अब देखें, फैमिली फाइल्ड ए पेटिशन, फैमिली ने क्या पेटिशन किया, अंडर आर्टिकल 32, मतलब 32 के जरिए आप है ना कि आप फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 के जरिए ये रीट इशू कर सकती है। रीट जो बताते हैं हाइबियस कॉर्पस, फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए रीट इशू कर सकती है, और फंडामेंटल राइट को आप उल्लंघन हो रहा तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 का रेफरेंस लेकर जा सकते हो। ये रेफरेंस लेकर इस एक्ट के अगेंस्ट में वहां गए, इनकी फैमिली ने क्या क्या किया भाई, वो जो 19(1)(f) वाला जो बातें हैं, और 91(g) में क्या था, ऑक्यूपेशन का माड़ा ऑक्यूपेशन है, खेती बाड़ी, इसको चैलेंज किया, और आर्टिकल 14 का बेसिस बनाकर ये सबको कि भाई कानून तो सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए अप्लाई होना चाहिए, हमारे साथ जमींदारों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, इनको जमीन को क्यों लाया जा रहा है, कानून अलग अलग तरीके से कानून क्यों देख रहा है लोगों को, ये सब ग्राउंड बनाकर ऐसे ही कोर्ट में होता है, ऐसे ही ग्राउंड बनता है। मैक्सिमम केसेस में 14, 15, 16, 19 और एक हुआ 21, ये सब का डिफरेंस ज़्यादा रहेगा। 14 पता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 क्या है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ। एंड 16 क्या है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन। 15, 16 हो गया। 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, ऑक्यूपेशन, ये सब हो गया। 21 क्या है, राइट टू लाइफ वाला में, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये सब का ही रेफरेंस जाकर कोर्ट में मैक्सिमम पिटीशन डाला जाता है, ऐसे ही रेफरेंस होता है। देखो ये है हमारे के सुब्बाराव, सीजेआई थे उस समय, और ये कौन है, इनको पहचानो, पता है कौन है, बच्चों पता है आपको 5 सितंबर जिसको टीचर्स डे बोलते हैं, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? 14 नवंबर जिसको बोलते हैं चिल्ड्रंस डे, जिसको बोला जाता है बाल दिवस, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? कुछ हुआ था ना, तो 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बच्चों से प्यार करते थे, लगाव था उनको ज़्यादा, तो उसको उस दिन को बाल चिल्ड्रन डे डिक्लेयर किया गया। 5 सितंबर टीचर्स डे, इनके नाम पर। ही वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
ये आंध्रा से थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। काफी एजुकेटेड पर्सन उस समय के टाइम में, हालांकि अम्बेडकर साहब ये सब तो थे ही। एक ये एकेडमिक में रहे, अम्बेडकर साहब लोग तो पॉलिटिक्स में रहे, ये टीचिंग में रहे। ये मैं बता दूं वाइस चांसलर रहे हैं, एक तो आंध्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रहे हैं। इसके अलावा ये एक फिलोसफर भी रहे। ये वेदांता वेदांता पर कुछ ऐसा है, उस पर बुक लिखी, उसको एक्सप्लेनेशन भी एक्सप्लेन किया। इनका ऐसा कंट्रीब्यूशन, साथ में जब ये कॉलेज में ये वाइस चांसलर रहा यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ एजुकेशन को डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम किया, तो इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन रहा टीचिंग में काफ़ी रहा। इसके अलावा ये इससे पहले एक डिप्लोमेट के रूप में भी इनको रखा गया, जिसको रसिया को उसमें बोला जाता सोवियत संघ बोला जाता, सोवियत यूनियन। तो रसिया सोवियत यूनियन के जो थे, सोवियत यूनियन ना, सोवियत सोशलिस्ट यूनियन, हाँ, तो सोवियत यूनियन के जो थे ये इनको डिप्लोमेट भी या एम्बेसडर भी रह चुके थे, 1-2 साल 3 साल ऐसे रह चुके थे इंडिया के। आई थिंक इंडिपेंडेंस से पहले के आसपास, कहीं पहले से जस्ट 2-3 साल पहले का बात है। एक तो ये तो इनके इस सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अभी कहा जाता है कि एक क्रिकेटर, आप जानते हो, ये आंध्रा यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रहे। एक आंध्रा के एक क्रिकेटर है वीवीएस लक्ष्मण, ये इन्हीं के फैमिली मतलब पड़पोता छरपोता परनाती छरनाती ऐसे कहीं ना कहीं, ठीक है, या इनका भतीजा का उनका पोता वान नाती कहीं ना कहीं उन्हीं के फैमिली से, मतलब लिंक में इनके फैमिली से बिलोंग करते हैं वीवीएस लक्ष्मण। कहा जाता है कि वेल एजुकेटेड इनका फैमिली बड़ा, एक खुद तो रहे, इनके बहुत फैमिली में आज भी ऐसे हैं बहुत सारे लोग, कोई साइंटिस्ट है, कोई लेक्चरर है, कोई टीचर, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील लॉयर है, सब मतलब इनका फैमिली एक अच्छे स्टेटस पे अभी भी है। मैं जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद की जो फैमिली है ना, वो उनका आज बहुत सारे लोग जानते भी नहीं कहाँ है वो। मैंने उनके बारे में बताया था, उनका शायद एक सन के बारे में चर्चा किया था। तो मैंने कहीं पढ़ा कि 120 साल 25 साल के हैं जो पटना में रहते था। वाकई में कहीं कोई अपडेट नहीं है, या पुराना में कभी लिखा हुआ था, शायद जिंदा है नहीं है या गलत न्यूज है, आई डोंट नो, मैंने कहीं पढ़ा था। बाकी ऐसे भी देखो आप, गोपाल कृष्ण गोखले या ये बाल गंगाधर तिलक, इनकी फैमिली के बारे में कोई बहुत ज़्यादा न्यूज में नहीं रहती है, या बहुत ज़्यादा आई थिंक जितने और जैसे इनकी फैमिली जिसे बड़े स्तर पर रही तो उतना नहीं है। महात्मा गांधी की फैमिली वो भी देखो, मैक्सिमम उनके जो पड़पोते छरपोते जो रहे कहीं ना कहीं फॉरेन, मतलब इंडियन डिप्लोमेट रह चुके हैं। क्योंकि आप आर्टिकल में पढ़ा करता था, मतलब हिंदू का या इंडियन एक्सप्रेस का, तो कोई गांधी के नाम से उनके पोते का हमेशा आर्टिकल आया करता था। उनका एक पोता या ग्रेट ग्रैंड सन शायद, वो आम आदमी पार्टी से इलेक्शन में लड़े, एक बार शायद वो हार गए पर इलेक्शन में लड़े थे। चलो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बता दिया थोड़ा सा। और इनको, हाँ, क्वेश्चन क्या आता है, ऑप्शन देता है और दिया जाता है कि इनमें से किसको भारत रत्न मिला है किसको नहीं, हु हैज बीन अवार्डेड भारत रत्न एंड नॉट, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो इनको भी मैं बता दूं, भारत रत्न 1953-54 के टाइम में ही भारत रत्न का अवार्ड मिल चुका है इनको, भारत रत्न। क्वेश्चन आता है इससे ऐसे, मैं इतना फालतू नहीं कैसे कुछ भी बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं तो कुछ ना कुछ मतलब है तो ही बोल रहा हूं। देखो जी, अब चलते हैं, ये फैमिली जो है क्या इनका पिटीशन था। दे आल्सो sought to have 17th amendment which had placed the Punjab Act in the 9th schedule declared ultra वायर। इसको भी अल्ट्रा वायर मतलब कहीं ना कहीं मतलब खारिज किया जाए इस एक्ट को। तो जो पंजाब कहने का मतलब कि जो इस शेड्यूल में आपने ऐड कर दिया, 9th शेड्यूल में हमारी जो पंजाब वाली जो एक्ट को, इसको नल एंड वाइड किया जाना चाहिए, इसको खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट जो प्रॉपर्टी का है उसका वायलेशन हो रहा है। देखो जितने वो सब देखा है ना, जहां भी जो लोग फंडामेंटल राइट के लिए, राइट टू प्रॉपर्टी के लिए गए, किसी को प्रॉपर्टी नहीं मिला। केशवानंदा भारती वाले जो में गए उनको भी नहीं मिला। वो फेमस जजमेंट हुआ लेकिन बेचारे को मिला नहीं उनका अपना जमीन जो सरकार ने ले लिया था। और ये सब जितने जा रहे हैं किसी को नहीं मिला, ठीक है।
तो देखो क्या मिलने वाला है पता ही है। द इशू इनवॉल्व वर whether amendment is a law under the meaning of article 13(3)(a) and whether fundamental right can be amended or not। अब ये सब पर डिस्कशन होगा कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और ये जो अमेंडमेंट हो रहा है ये आर्टिकल 13 के जरिए लॉ माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये सब। यहाँ लेकिन अलग जजमेंट आया, यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ का जजमेंट अलग है, यहाँ कोर्ट अलग। सुब्बाराव साहब जो है ना साउथ वाले, बिल्कुल स्ट्रिक्ट पर्सन। साउथ के लोग स्ट्रिक्ट होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, कंपेयर टू नॉर्थ के पीपल। मेहनती ज्यादा होंगे, ऑनेस्टी ज्यादा होगी। कोई कोई करप्शन में निकल जाए। देखो करप्शन कहाँ नहीं है, करप्शन क्या अमेरिका में नहीं है क्या, लंदन में नहीं, यूके में नहीं है क्या, है कहीं कम ज्यादा। नॉर्थ में बहुत ज्यादा, बुराई नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफिस में देखो, साउथ में गवर्नमेंट ऑफिस में कंपेरेटिवली बहुत बहुत कम, कुछ होंगे शायद, लेकिन अल्टीमेटली देखो मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया कहाँ से, पौंडीचेरी से। तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी, क्या अभी है या नहीं आई डोंट नो, पर उस टाइम में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, आराम से तुम 3,000 4,000 रुपये या 5,000 रुपये दो, आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों का ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। कहीं भी फॉर्म जाके भरने की जरूरत नहीं है, साइन करने की जरूरत नहीं है, और बाइक व्हीकल चलाकर भी दिखाने की जरूरत नहीं है, उतना ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। पौंडीचेरी में पैसा देकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होता ही नहीं है। अब होता हो नहीं होता, उस समय ये बोल भी देगा तो आपको है जो ऐसे ही भगा दे, डांट कर भगाए। प्रॉपर मैंने ड्राइविंग टेस्ट दिया ड्राइविंग के लिए, और यहाँ तक ये और बात है कि उसके लिए मुझे कई चक्कर, आज फॉर्म लिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो बताया, रूम पर लाके फॉर्म भरा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जाके जमा किए, जमा करने के बाद में फिर बोला यहाँ टेस्टेड नहीं है, वहाँ टेस्टेड नहीं है, फिर जाकर टेस्ट करवा के फिर सबमिट किया। फिर अगले दिन कोई डेट दिया, वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया, ड्राइविंग टेस्ट के लिए आया, सॉरी ड्राइविंग टेस्ट से एक दिन पहले है जो रिटन एग्जाम दिया, उसके दिन कोई अगले दिन ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया, ड्राइविंग टेस्ट दिया, पहली बार ड्राइविंग टेस्ट दिया, उसमें फेल हो गया इन द सेंस यार 8 सर्किल बना के घुमाते हैं। बाइक को चलाना है, बहुत पहले बता करो, बाइक चलानी है, उसमें भी 8 सर्किल में होता है कि उसमें कई 10-15 बाइक चलाने वाले को एक साथ दे दिया जाएगा। तो आपको गाड़ी गिरेगा नहीं, पैर नहीं जमीन पर रखना चाहिए, पैर अगर जमीन पर रख दिया तो आप ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गए। अब अंदाजा नहीं तो गाड़ी चलाए तो एक क्लच दबाने, एक गियर लेने के बाद क्या होता है, दूसरा गियर लेते हैं, दूसरा गियर में चला दिया, गाड़ी बंद हो गई, क्योंकि उतना स्लो में चलाना है। अब क्या है भाई, वो सामने बेइज्जती कर दिया यार, आप आउट। तो पूछा फिर ऐसे कैसे, आप कैसे होगा भाई, तो आप पहले बोला क्या कि आप प्रैक्टिस करो और इस दिन को आओ ऐसे। अब इतना खराब लगे यार, अब उसके लिए 2 दिन जबते से प्रैक्टिस किया, छोटे सर्किल में कैसे घुमा के फिर ड्राइविंग टेस्ट देने गया। टेस्ट देने के बाद दोबारा फिर कागज के लिए कोई डेट में बुलाया, तो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिला। कितने चक्कर लग गए, पैसे क्या लगे, फॉर्म भरने का जो 70-80 रुपये जो चार्ज होगा, डेट्स इट, और कुछ पैसे नहीं लगे। लेकिन पैसे देकर वहां नहीं बनते, तो अब कोई पैसे एक और दिया, कोई चक्कर नहीं लगे, यहाँ मैंने पैसे दिया, चक्कर लगे। लेकिन बेटर कौन हुआ, जो तरीका है वह ड्राइविंग टेस्ट देने का वही है ना, कि ऐसे आपको ड्राइविंग बिना टेस्ट दिए कैसे आपको मतलब ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। तो साउथ में थोड़ा ऑनेस्टी कम ज़्यादा है, नॉर्थ में बहुत कंपेरेटिवली भी गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत बुरा हाल है। डीएम ऑफिस में तो जाओ, डीएम ऑफिस की बात कर रहा हूँ, बहुत एक इस कागज के लिए उस कागज के लिए इतना करप्शन। और जो मतलब किसी भी ऑफिस में, सिर्फ डीएम ऑफिस के बात नहीं मैं कहोगे आप उसका खाली एक का नाम ले रहे हो, किसी भी ऑफिस में क्या जो बैठा हुआ है अंदर उसको पता नहीं है, हम बैठे हुए थे क्या हमें पता नहीं है कि क्या बाहर चल रहा है, हमारे एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन देकर मुझे पता ही नहीं है। ऐसा कैसे हो जाता है भाई, पता नहीं है। खैर हम अभी ये चलते हैं, तो करप्शन की बातें बहुत, मुझे इस पर बहुत गुस्सा आता है। देखिए इस जजमेंट में क्या हुआ, 11 बेंच की जजेस थी,
इसमें 6:5 मतलब 6 सपोर्ट में जजमेंट दिया, जो जजमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, और 5 उसके अगेंस्ट में जजमेंट था। सोचो, मात्र थोड़ा एक ही आदमी का आसपास का डिफरेंस है। तो 7-6 लोगों ने ऐसा जजमेंट दिया और 5 लोगों ने क्या जजमेंट दिया मैंने नहीं लिख यहाँ मेंशन किया, लेकिन ये जानना 5 लोगों ने ये अगेंस्ट में जजमेंट दिया जो यहाँ मेंशन है। अब यहाँ जजमेंट का पार्ट क्या था देखें, सुप्रीम कोर्ट बाय 3 मेजोरिटी, बस 6:5 मतलब 11 में से ऐसा नहीं था कि 10:1 या 9:2 8:3, ऐसा नहीं, 6 लोग ऐसा 5 लोग अलग। held that constitutional amendment under article 368 of the constitution was an ordinary law। was यहाँ इसलिए मैंने इस्तेमाल किया कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, उस समय इज लिखा था, है ना, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो वाज लिखा रहा हूँ, उस समय क्या कहा कि वाज एन ऑर्डिनरी। आप जब लिखोगे अभी तो वाज वर्ड यूज करोगे, इज नहीं। तो ये जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, वाज एन ऑर्डिनरी लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13, यहाँ सब क्लॉज 3 जानने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कहा, अब तक कहा जा रहा था कि जो भी अमेंडमेंट किया जा रहा है वो 13 वाले लॉ के तहत नहीं माना जाएगा। यहाँ कहा नहीं, जो अमेंडमेंट हो रहा है ये भी लॉ है और इसको 13 वाले, जो 13 में जिस लॉ की चर्चा कहा गया ये भी उसी ऑर्डिनरी लॉ के तहत माना जाएगा इसको भी। अब मतलब अगर इसको भी ऑर्डिनरी लॉ ऐसे माना जाएगा 13 वाले लॉ के तहत, तो इसका मतलब कि 13 में कहा गया कोई भी लॉ ऐसा नहीं बन सकता जो फंडामेंटल राइट को कम करे या खत्म करे या उसको मॉडिफाई करे। तो ऐसा अमेंडमेंट करके भी आप फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकते, ये यहां बोल दिया गया। देखें आगे आपको नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है और मेरी जहां भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है @Dr.Vikas ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे, तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। में पता नहीं ये है बारकोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है।
कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज ए फी मांग रहा हूँ, एज ए गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज ए बाप की तरह, एज ए बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी